बच्चों 2017 का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ ऑनर्स का। पहला तो अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पूछ रहा है और ये अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर बाकायदा मैंने क्वेश्चन बनाकर सॉल्व किया हुआ है। अब कैश बेसिस के बारे में बोलना, यानी कि इसमें आपको प्रॉफिट निकालना है कैश बेसिस में। तो कैश बेसिस में लिखे कि अंडर दिस कॉन्सेप्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस आर आइडेंटिफाई, मतलब सबसे पहले हम खर्चा और इनकम की पहचान करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड कब करेंगे? जब कैश आएगा और कैश जाएगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम लोग पहले इनकम और खर्चा की पहचान कर लेंगे बच्चों, और हम इसको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब कैश उसमें से इनफ्लो होगा और कैश क्या होगा? आउटफ्लो होगा। अब बच्चों ये रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी। इसके बाद बच्चों हम लोग के सामने है विच आई स्टेट द नेम ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अ कन्वेंशन फॉलो। बच्चों यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा ये बताइए। तो पहला जो है रिकॉर्डिंग कैपिटल। कैपिटल का रिकॉर्डिंग जो करते हैं हम लोग सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस में लायबिलिटीज के रूप में। ये कौन कॉन्सेप्ट बताता है बच्चों? ये हमें बताता है एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग को ये बताता है कि बिजनेस एंड ऑनर आर नॉट द सेम थिंग। आर नॉट द सेम थिंग। ये लोग दोनों एक दूसरे आर नॉट द सेम थिंग। ये लोग एक जैसे नहीं होते हैं। आर नॉट द सेम थिंग। इसका मतलब ये बच्चों कि बिजनेस और बिजनेसमैन एक जैसे नहीं हैं। अगर ऑनर डाई हो जाए, बिजनेस बेचारा फिर भी कंटिन्यू रहेगा। बिजनेस विल बी कंटिन्यू। इस कॉन्सेप्ट की मीनिंग है। इसी में आता है कैपिटल, इसी में आता है ड्राइंग। अगर हम अकाउंटेंसी में ड्राइंग और कैपिटल का रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक ही कॉन्सेप्ट है और वो है एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारा पहला आंसर होगा एंटिटी कॉन्सेप्ट। दूसरा है इन्वेंट्री एट लोअर कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। यानी कि हम लोग जो स्टॉक का रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट प्राइस, और अब इसको नोट कर लिए बच्चों, अब मिटा दें। बी नंबर में कह रहा है कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा वो किस पे होना चाहिए, कॉस्ट या नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। इसको हम लोग कहते हैं बेटा कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट।
ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको स्टॉक लोअर प्राइस में दिखाना होगा। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको लगता है कि लॉस होगा तो उसके लिए आप प्रोविज़न क्रिएट कर सकते हैं, जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेट, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन, ETC। तो यहाँ पर जो हम लोग की बात कर रहा है सी नंबर, वो सॉरी बी नंबर, वो है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। अब हम लोग से बात कर रहा बच्चों सी, तो ये एरो दे के सी को सॉल्व कर देते हैं। ओमिशन ऑफ पैसा, हम लोग अकाउंटेंसी में पैसा नहीं दिखाते हैं, सिर्फ रुपीस दिखाते हैं उस, और राउंड फिगर लेते हैं। जैसे कि राउंड फिगर लेते हैं बच्चों, पैसा छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। वो कौन कॉन्सेप्ट बताता, वो बताता मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बेटा बोलता है ओनली दोज थिंग्स are importance for business and user are recorded। यानी कि इनके मुताबिक वही चीज़ रिकॉर्ड कीजिए जो बिजनेस के लिए ज़रूरी है, और जो जरूरी नहीं उसको रिकॉर्ड मत कीजिए। जैसा बेटा हम लोग पैसा को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस के लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ये सब हमारी आ जाएगी मैटेरियलिटी कंसेप्ट। या बेटा इसके अलावा हम लोग नॉर्मल लॉस को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये सब बिजनेस के लिए उतना खास इम्पोर्टेंस नहीं है। तो बेटा पैसा को इग्नोर करना, उसको राउंडेड ऑफ करना, रुपया में बदलना, ये सभी कहलाएगा मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। एसेट को हम लोग क्लासिफाइड कर रहे हैं। एसेट को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं फिक्स एसेट और करंट एसेट। हम लोग एसेट को क्लासिफाइड करते हैं फिक्स एसेट और करंट एसेट में, तो इसका आंसर होगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। बच्चों सबसे पहला हम लोग के सामने है, और वो है कि हम लोग एसेट को दो ग्रुप में बांटते हैं, फिक्स एसेट, करंट एसेट। ये हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कहता है कि बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलेगा। तो बिजनेस का जो लाइफ है, बिजनेस का जो लाइफ है वो इनडिफिनिट है। नेवर डिसॉल्व,
जो बिजनेस ख़त्म ना हो, नेवर डिजॉल्व, वो चलता रहे, तो इसके लिए हम लोग एसेट को दो ग्रुप में बांट देते हैं, फिक्स एसेट और करंट एसेट। तो फिक्स एसेट करंट एसेट को दो ग्रुप में बांटना, बिजनेस का लाइफ इंडिफिनिट होना, ये सब कहलाएगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसके बाद है बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट में दिखाना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अगर हम बैलेंस शीट में दिखा दें बच्चों, तो उसको कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। उसको हम लोग कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है रिवेन्यू कैपिटल्स, रिवेन्यू को रिवेन्यू के साथ मैच करना, चाहे वो खर्चा हो चाहे क्या हो, इनकम हो, इसके साथ मैच करना। तो कैपिटलाइज मतलब होती है लाइबिलिटीज में चला गया है तो कैपिटल नेचर का हो गया। ये सब मैचिंग कॉन्सेप्ट के जरिए पीएल अकाउंट बनाते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट के जरिए। अब आते हैं बच्चों आगे। आगे हम लोग आते हैं बच्चों, तो हम लोग के सामने मिलता है बच्चों, हम लोग के सामने पूछ रहा है कि आप प्लीज़ हमें बता दीजिए सामान अगर बेचेंगे तो हम कब मानेंगे कि मेरे को इनकम हुआ। तो इसके ऊपर हम बाकायदा स्टोरी लिख चुके हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंस है, आ सकता है। अब आता है कि आप एरर को ठीक कीजिए और डिफरेंट को सस्पेंड अकाउंट में भेजिए। परचेज 18,000 इंटर इन द सेल बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। अब इसको बच्चे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ए नंबर एरर को। सबसे पहले बच्चों हम परचेज किए तो परचेज हमारा डीआर होगा, लेकिन इसके जगह हम लिख दिए सेल को, तो सेल क्या हो गया, सी आर। अब बच्चों हमको सच सच बताओ हमको क्या चाहिए, परचेज चाहिए, इसका नेचर हम सेम रखेंगे, सी आर नहीं चाहिए, उसको डी आर करेंगे। तो बच्चों इसको जब रेक्टिफाई करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट, लेकिन यहाँ सस्पेंड नहीं देंगे, यहाँ देंगे पार्टी का नाम। पार्टी का नाम क्या है बच्चों, पार्टी का नाम है मिस्टर डी, तो यहाँ दे देंगे मिस्टर डी अकाउंट। और रुपए का इस्तेमाल करेंगे बच्चों 18,000, 18,000 और 36,000। बच्चों ऐसा क्यों किए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, हम इसको समझा देते हैं। जब कभी भी आप परचेज से सेल में जाओ, जब कभी भी आप परचेज ट्रांजैक्शन करो, सेल में जाओ, सेल से परचेज में जाओ, हमेशा रेक्टिफाई ठीक करोगे और उसके बाद आप दोगे किसको, पार्टी अकाउंट को, सस्पेंड अकाउंट मत देना। अब आ जाते हैं बी नंबर आइटम में। 2,000 का परचेज रिटर्न है जो गलती से हम परचेज बुक में लिख दिए। तो पहले हमको ये बताइए परचेज रिटर्न क्या होती है। परचेज रिटर्न सीआर होती है और हम परचेज बुक में लिख दिए, इसका मतलब हम परचेज को डेबिट कर दिए। क्या ये दोनों सेम है, तो आंसर होगा नो। तो आपको चाहिए कौन, हमें चाहिए परचेज रिटर्न। तो इसकी नेचर को हम सेम रखेंगे और हमें ये नहीं चाहिए, तो इसका नेचर को चेंज करेंगे। अब दोनों सी आर हो गया, डी आर खाली है, वहाँ आप सस्पेंड अकाउंट लगा दोगे।
सस्पेंड अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू परचेज अकाउंट। आपके सामने दे रहा सैलरी पेड टू मैनेजर डेबिटेड टू हिज अकाउंट। पहले ये बताइए, आप अगर सैलरी पेड करोगे तो सैलरी को डीआर करोगे, लेकिन आप तो बच्चों एम मैनेजर को डीआर कर दिए। आपको चाहिए कौन? सैलरी। इसको डीआर को डीआर ही रखो। कौन नहीं चाहिए? मैनेजर। इसको सीआर कर दो और इसका एक एंट्री बना दो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मैनेजर अकाउंट। और रुपया आप दो दोगे बच्चों, कितना था? 25,000। तो यहाँ 25,000 और यहाँ भी 25,000 दे दोगे। अब बच्चों ये सब थ्योरी है, इस थ्योरी के ऊपर मैं बाकायदा वीडियो दे चुका हूँ। ये सब थ्योरी इम्पोर्टेंस है, 3 नंबर भी इम्पोर्टेंस है, 4 भी इम्पोर्टेंस है, इसे आप देख लो। बच्चों यहाँ सवाल नंबर 5 है जो सेल रिटर्न बेसिस से जुड़ा हुआ। आपको यहाँ बोल रहा है कि आप जर्नल एंट्री बनाइए। तो पहला है 25/9/20। तो हम यहाँ एक डेट दे दिए 25/9/20। अब इन द बुक्स आप लिख लोगे, सामान भेजा गया है कॉस्ट प्लस में 1,50,000। ये कॉस्ट नहीं है, इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी प्लस है। अगर कभी गुड्स एंड दिया रहे और कॉस्ट लिख दे तो प्रॉफिट ऐड करना, इसमें प्रॉफिट ऐड है। तो सामान भेजते तो एंट्री क्या होता है? क्रेडिट सेल का होता है। सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। हम जब भी सामान भेजेंगे तो डीलर को डेटर बोलेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। हम सामान भेजे 1.5 लाख का, फिर 23 तारीख को 23/10 को कस्टमर माल वापस कर दिया। तो सामान जब वापस होती है तो उसका नाम होता है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। उन्होंने 40,000 का सामान वापस कर दिया। 18 तारीख को सामान बेचा गया 71,000 में। तो ये जो सामान बेचा जा रहा है इसको हम तभी लिखेंगे जब ये सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो यहाँ एंट्री में हम डैश डैश दे देंगे। नरेशन में लिखेंगे being goods sold at invoice price। यानी कि हम यहाँ मान लिए कि जो सामान बेचा गया है वो इनवॉइस प्राइस में बेचा है, ना ज़्यादा में ना ही कम में। इसके बाद 31/12/20 31/12/20 को इतना माल कस्टमर के पास बच गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? सामान वापस लेंगे तो सेल को कैंसिल करेंगे, सेल अकाउंट डेबिट और टू लिखेंगे बेटा यहाँ सन्ड्री डेटर अकाउंट।
ये आपको क्लास में हम बताए भी थे कि सामान बचेगा तो वापस लोगे, तो सेल सी आर था उसको कैंसिल कर दोगे, डी आर 39,000। अब इसी का हम लोग स्टॉक निकालेंगे। स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और इसी का हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस 39,000, और कॉस्ट मेरा है यहाँ पर 30%, तो 100/में 130, 30,000। अभी हुआ कैसे तो आपको याद होगा, आपको 3 तो लेवल चाहिए। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है बच्चों, 30 जो है वो प्रॉफिट है, 100 जो है वो कॉस्ट है। तो आपका सेल कैसे निकलता है, सी प्लस पी। तो ये तो हमारा ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस है, तो कॉस्ट लेना था 100 ले लिए। बच्चों यहाँ पर ग्रुप बी है, और इसमें हम लोगों को निकालना है मोटर कार अकाउंट डिप्रिसिएशन, 10 मार्क्स का है। सबसे पहले हमने 1/4/14 को मोटर खरीदा है 3 लाख रुपए करके, और 60,000 रुपया खर्चा भी किया है। तो मोटर कार का दाम हो जाएगा 3,60,000 ईच है, यहाँ भी ईच है, और मैंने 3 तो खरीदा है, 3 से इंटू कर दूंगा, तो टोटल आएगी 10,80,000। तो आप मशीन अकाउंट में टू बैंक बोल करके 10,80,000 आप ले लोगे। इसके बाद बच्चों आपने 1/4/14 को खरीदा है, लेकिन कार विच वॉज कंप्लीट 3/4/14, और आपने उसको यूज करना शुरू किया 1/5/14 को। आपको बोला डिप्रिसिएशन निकालो, तो पहली बात है आप तो टू बैंक करोगे 1/4/14 को, ये डेट तो आपका खर्चा करने का हुआ है, वो कार में जोड़ दिए, लेकिन डिप्रिसिएशन हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो अगर हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे बच्चों, इसमें 2014 लिखेंगे और देंगे न्यू 10,80,000 का हम लोग देंगे बच्चों 10%। कितना है देख ले पहले, 20%। तो हम डेट कहाँ से पकड़ेंगे, इसका डेट पकड़ेंगे 1/5/14 से, क्योंकि जब यूज होगा तब से पकड़ोगे। और ये टोटल निकलेगा बच्चों 8 महीना का, 8 बेटा 12, उसका अमाउंट आएगा 1,44,000। तो आप बाय डिविजन बोल करके 1,44,000 दे दोगे। इसके बाद 14 के बाद 16 को आप क्या कर रहे हो, 16 को आप इस कार को आग लग रही है, तो इसका मतलब आप 15 में कुछ नहीं किए, तो फिर वर्किंग में जाके निकालोगे डिप्रिसिएशन फॉर 2015।
और उसमें आप दोगे ओल्ड। आपका मेथड क्या है बच्चों? आपका मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट। तो स्ट्रेट लाइन आपका मेथड है, तो 10,80,000 और 10,80,000 का 20% आप निकाल लोगे, तो 2,16,000 आपका आएगा। अब हम लोग 16 में आए, तो 1/10/16 को आग लगा, 1,70,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी से मिला। बाई बैंक अकाउंट बोल करके ले लोगे, और फिर टू बैंक अकाउंट बोल करके 6 लाख लोगे, लेकिन इंटू 3 करोगे क्योंकि ये ईच मशीन है, तो टू बैंक बोल करके 18 लाख ले लोगे। तो बच्चों इस साल सबसे इम्पोर्टेंस है हम लोग का 16। तो 16 में जो मशीन में आग लगा, वो मशीन तो आया था 1/1/14 को, लेकिन हम 1/1/14 को नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे उसका यूज का 1/5/14। और बच्चों वो मशीन हम लोग का जला कब? 1/10/16 को। तो हम यहाँ रुपीस देंगे और मशीन लिखेंगे, मोटर लिखेंगे 1/5/14। अब देखो बच्चों, एक कार में आग लगा है, तो कार तो 3 है बच्चों, तो 10,80,000 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो एक कार का दाम निकल जाएगा, और एक कार का दाम आएगा 3,60,000। अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे डिप्रिसिएशन निकालना। 3,60,000 का 20%, आपका शुरुआत हो रहा 5 को, तो 8/12। 5 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 महीना का हम लोग निकालेंगे बच्चों। तो आपका जाके आएगा 48,000। 48,000 इससे घटा दूंगा, $3,12,000। इसको नाम दूंगा WDB। 1/1/15, फिर लेस करूंगा डिप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन है, तो 3,60,000 का फिर निकालूंगा 20%, 72,000। $2,40,000 WDB 1/1/16, फिर लेस करूंगा डिप्रिसिएशन। और बच्चों हमको 10 तक जाना है, तो हम 9 लेंगे, 9/12। तो बच्चों 2,40,000 आया है, फिर हम लोग 3,60,000 का 20% लेंगे। अच्छा 16 में हम लोग 10 को बेच रहे हैं, तो 9 महीना यूज करके बेच रहे हैं, तो 1,86,000 हम लोग का टोटल आ रहा, जिसमें से हमको 1,70,000 इंश्योरेंस कंपनी दे दिया, तो हमको नुकसान हुआ बच्चों 16,000 का। तो ये वाली लॉस तो हम मोटर कार के बाई में लेंगे, बाई PL बोल करके, और लास्ट वाला डिप्रिसिएशन भी ले लेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ जलता है या बिक्री होता है उसका 2 इफेक्ट डालते हैं। अब हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे 2016 का, 16 का निकालेंगे तो 10,80,000 में से 3,60,000 का मशीन तो जल गया, 7,20,000 बचा, उसका 1,44,000 ले लेंगे। और बच्चों हम लोग यहाँ एक नया मशीन खरीदे 18 लाख का,
और वो आया है 1/10/16 को, तो 3 महीना चला तो 2,34,000। बच्चों ये सिंगल एंट्री है जिसमें हम लोग को कैश बुक बना के दे दिया है। ये हम लोग का कैश बुक है, तो हम लोग यहाँ कैश बुक नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ कैश बुक दे दिया है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, डेटर और क्रेडिटर बनाएंगे। बिल रिसीवेबल रहा तो बिल्स पेबल बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ 2 अकाउंट खोलेंगे बच्चों, एक डेटर अकाउंट और एक क्रेडिटर अकाउंट। तो ये छोटा सा हमने डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ये मेरा डेटर अकाउंट है और ये मेरा क्रेडिटर अकाउंट है। पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। डेटर में जाएंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी बोलकर 1,45,000 हम यहाँ ले लेंगे। और बाई बैलेंस सीडी बोल करके 1,66,000 ले लेंगे। और बैलेंस शीट में लेंगे क्लोजिंग वाला। तो हम बैलेंस शीट में देखो डेटर ले लिए 1,66,000। फिर क्रेडिटर में गए बाई बैलेंस बीडी 2,90,000। टू बैलेंस सीडी 2,23,000। और ये 2,23,000 को हम लोग लाइबिलिटीज में ले लेंगे क्रेडिटर बोल करके। फर्नीचर 48,000 एसेट में ले लेंगे। स्टॉक ट्रेडिंग के 2 में लेंगे। ट्रेडिंग के 2 में ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे और ट्रेडिंग के बाई में क्लोजिंग स्टॉक ले लेंगे जो हम लोग यहाँ ले लिए हैं। और यही क्लोजिंग स्टॉक देखो एसेट में भी हम लोग ले लिए। अब इसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट आया है, इसको एसेट में ले लिए 50,000। अब आते बच्चों कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक। इसको बैलेंस शीट में नहीं लेंगे लेकिन ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त हम इसको लेंगे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर है 2,20,000, इसको डेटर अकाउंट के बाई में ले लेंगे। तो डेटर अकाउंट पे जाएंगे बच्चों, यहाँ ले लेंगे बाई कैश रिसीव। बाई कैश रिसीव बोल करके हम लोग ले लेंगे और 2,20,000। फिर उसके बाद है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। ये फर्दर कैपिटल है, कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 5,000, ये हमारी इनकम है, पीएल के बाई में ले लेंगे। हम लोग अब रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो गया। अब कैशबुक का पेमेंट साइड में आते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर 2,30,000 क्रेडिटर के 2 में ले लेंगे। टू कैश पेड, इसके बाद परचेज फर्नीचर है 12,000। तो आपको मालूम है फर्नीचर में ऐड कर देंगे। देखो फर्नीचर में हम लोग 12,000 ऐड कर दिए। सैलरी है पीएल के 2 में सैलरी ले लेंगे। जनरल एक्सपेंसेस भी पीएल के 2 में ले लेंगे। रेंट एंड टैक्सेस भी पीएल के 2 में ले लेंगे। ड्राइंग 36,000 कैपिटल से लेस कर देंगे। परचेज है ट्रेडिंग के 2 में ले लेंगे परचेज। और ये दोनों बैलेंस शीट में लेंगे, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो डिस्काउंट अलाउड है 9,000। डेटर के बाई में जाएंगे, बाई डिस्काउंट अलाउड 9,000।
और संगे संग पीएल के 2 में ले लेंगे। क्रेडिटर में जाएंगे, टू डिस्काउंट रिसीव 7,000 और इसको पीएल के बाई में ले लेंगे। 10% कह रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 10% डिप्रिसिएशन कह रहा फर्नीचर पे निकालो, तो वर्किंग में जाके निकालेंगे डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। पहले दूंगा बच्चों ओल्ड वाला फर्नीचर हमारा 48,000 है। 48,000 का हम निकालेंगे 10%, 4,800 और फिर देंगे न्यू, और नया वाला है 12,000। ये 12,000 का 10%, इसका डेट नहीं है, 6/12 लेंगे और यहाँ आएगा 600, जोड़ेंगे तो 5,400। बच्चों यहाँ पर हम लोगों के सामने सवाल है कंसाइनमेंट का। हमसे मांग रहा का, सिर्फ मांग रहा कंसाइनमेंट अकाउंट। तो बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंट मांग रहा है, तो हम लोग सामान भेज रहे हैं 2500 बोटल्स 240 में, टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 2500 इंटू 240 करोगे। अच्छा, जलांधर टू बी सोल्ड 400, पहले से ही बता दिया सेलिंग प्राइस कि उसको बेचना है 400 में। 200 बोतल लॉस इन ट्रांजिट, 200 बोतल रास्ते में ही लॉस हो गया और 49,000 मिला, तो ये लॉस अकाउंट में लोगे, लेकिन लॉस अकाउंट खोल नहीं रहे तो उसको मत लेना। शर्मा कंपनी डिलीवरी किया, रिमेनिंग गुड कंसाइनी खर्चा कर रहा बेटा, इसको तो टू बैंक बोल करके ले लोगे, कंसाइनी खर्चा कर रहा है, टू शर्मा बोल के ले लोगे, उसको कमीशन देना वो भी ले लोगे, फिर वो खर्चा कर रहा है, फिर टू शर्मा बोल के ले लोगे। 100 बोतल लॉस ड्यू टू लीकेज, गो डाउन। तो ये तो नॉर्मल लॉस हो गया बच्चों। A loss due to leakage 5 up to 5% good received by the consignee is considered normal loss। इसका मतलब बच्चों जो उसको सामान मिल रहा है उसमें से 5% जो है वो नॉर्मल लॉस माना जाएगा। 1700 बोतल्स वो बेच दिया है, तो 1700 बोतल अगर वो बेच रहा है बच्चों, तो 1700 बोतल अगर वो बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस नीचे ने ऊपर में ही दे दिया 400, इसको मल्टीप्लाई करोगे 17 चौके 68, 6,80,000, ये हम लोग का सेल हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग के सामने बोल रहा शर्मा कंपनी 5,50,000 दे रहा, ये हो गया एडवांस। ये क्या हो गया एडवांस, तो ये एडवांस तो कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, कंसाइनी में आएगा। कंसाइनी बना रहे हो नहीं तो मत लोगे। तो बच्चों इस पे स्टॉक निकालना होगा हम लोगों को। तो पहले हम यहाँ लेंगे नंबर ऑफ बोटल्स, सेंट। हम लोग यहाँ पर बोतल भेजे बच्चों टोटल 2500, और यहाँ से लेस कर देंगे बच्चों हम लोग लॉस इन ट्रांजिट। हमारा लॉस इन ट्रांजिट हुआ है बच्चों टोटल
200 बोटल्स, तो 2200 बचा। फिर यहाँ से हम लेस करेंगे नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस 100 बोतल लॉस हो रहा लीकेज में, और ये लीकेज गोडाउन में हो रहा, लेकिन 5% जो गुड रिसीव हुआ है कंसाइनी को, वो भी नॉर्मल लॉस माना जाएगा। तो कंसाइनी को तो 2200 रिसीव हो रहा, कंसाइनी को अगर रिसीव हो रहा है माल तो 2200 रिसीव हो रहा है बच्चों। तो 2200 का अगर 5% निकालेंगे तो 110। अगर हम लोग 2200 का निकाले बच्चों 5%, तो 110 हो रहा है। जबकि यहाँ कह रहा है कि सिर्फ 100 बोतल ही लीकेज हुआ है गोडाउन में। और जबकि ये कह रहा है कि 5% जो मेरे को रिसीव होगा गुड्स, उसका नॉर्मल लॉस, उसको माना जाएगा नॉर्मल लॉस। जबकि यहाँ नॉर्मल लॉस 100 बोतल हो रहा। तो यहाँ बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 100 लेस करेंगे और घटा के लिखेंगे बच्चों 2100, और फिर यहाँ से लेस करेंगे सेल, और वो सेल होगा बच्चों हम लोगों का 1700। तो 400 हम लोग का स्टॉक बचेगा। अब इसी को रुपीस में निकालो। गुड्स सेंट, गुड्स सेंट है 6 लाख, एड कंसाइनर एक्सपेंसेस, कंसाइनर एक्सपेंसेस दिया है 50,000, जोड़ दो लॉस इन ट्रांजिट 6,50,000 का, हम लोग का लॉस इन ट्रांजिट है 200, बटा में सामान हम लोग भेजे हैं बच्चों टोटल 2500। तो बटा में हम लोग 2500 ले लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 52,000 5,98,000। फिर इसमें ऐड करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, तो नॉन रिकरिंग खर्चा जो है बच्चों एक ही तो है, और वो है आपका जाके कैरिज इनवर्ड और लोडिंग चार्ज 32,200।
6,30,200। अब हम लोग निकाल लेंगे स्टॉक। स्टॉक हम लोग का बचा है बच्चों कितना क्वांटिटी, 400, और ये 400 बचा 2100 में। बच्चों यहाँ गलती हुआ था घटाने में, यहाँ गलती हुआ था घटाने में। 2500 में से 200 जाएगा तो 2300। अब स्टॉक निकालोगे तो 500 और बटा में आएगा 2200। तो आपका स्टॉक आ जाएगा 1,43,227। इतना आपका स्टॉक आ जाएगा। यानी कि आप इसको सॉल्व करोगे आप, अभी सवाल में कंफ्यूजन क्या है बच्चों कि यहाँ नॉर्मल लॉस जो है ऑलरेडी दे चुका है 100 और कह रहा है कि 5% जो है उसको माना जाएगा नॉर्मल लॉस। तो यहाँ नॉर्मल लॉस एक तो 100 निकल रहा और एक तो 110 निकल रहा। तो हम लोग इन दोनों में से किसको लेंगे? तो यहाँ नॉर्मल लॉस हम लोग 100 बोतल का लेंगे जो लीकेज के चलते हो रहा। और फिर कह रहा लॉस ड्यू टू लीकेज 5% गुड रिसीव बाय कंसर्निंग नॉर्मल लॉस। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वाला लाइन जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि एक बार तो लीकेज हो गया। तो ये वाला जो है ये गलती से यहाँ दे दिया है बच्चों, ये गलत है। 5% खाली यही होगा। ये है सेल बैलेंसिंग सिस्टम। इसमें कह रहा है आपको जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। बच्चों आप जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो ये अकाउंट अगर आप बना रहे हो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो आप उल्टा बनाओगे। क्रेडिट परचेज पहले आता था बाई में, अब आएगा क्रेडिटर के 2 में। ये तो आप नहीं लोगे। बिल रिसीवेबल ड्रॉन भी नहीं लोगे क्योंकि ये तो डेटर में आता है, इसको नहीं लोगे। कैश डिस्काउंट रिसीव ये आता था आपका जाके 2 में, लेकिन इसको अभी आप कहाँ लोगे? बाई में। बिल पेबल पेड ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बिल पेड हो रहा, बिल एक्सेप्टेड आता, बिल इंडोस हो रहा क्रेडिटर के 2 में। अभी उल्टा करोगे, इसको लोगे बाई में। ये ओपनिंग बैलेंस है, डेटर का तो लोग नहीं, क्रेडिटर मांग रहा। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बाई में आता है, लेकिन अभी आप कहाँ लोगे? 2 में। अभी आप लोग लोगे इसको 2 में। बिल पेबल एक्सेप्टेड 2 में आता है, लेकिन इसको लोगे बाई में। बिल रिन्यू फॉर 2 मंथ
बिल रिन्यू हो रहा, रिन्यू मतलब नया बिल आ रहा क्रेडिटर का टू में, लेकिन अभी उल्टा करोगे, कहाँ लोगे, बाई में। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड जो है वो नहीं आएगा, ये सेल रिटर्न है, ये डेटर में आएगा। रिटर्न आउटवर्ड टू में आता, लेकिन इसको कहाँ लोगे, बाई में। ओवर पेमेंट रिफंड बाई सप्लायर क्रेडिटर के बाई में आता, अभी कहाँ लोगे, टू में। इंडोस बिल डिजोनर बाई में आता है, इसका यहाँ कहाँ लोगे, टू में। ये टू में आता है पेमेंट, इसको कहाँ लोगे, बाई में। आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर हम लोग अब पढ़ते हैं, तो ये कौन सा है, इंश्योरेंस क्लेम है और ये अब नॉर्मल गुड्स है। तो हम लोग यहाँ एक हेडिंग बनाते हैं अब नॉर्मल गुड्स का। सबसे पहले देखो, ये तो स्टॉक है। यहाँ कह रहा है अब नॉर्मल गुड्स का कॉस्ट प्राइस है 15,000। 15,000 हम लोग ले लिए यहाँ। और रिटर्न ऑन वैल्यू विच आर रिटर्न डाउन बाई 6,000 कम हो जा रहा, तो ये हो जाएगा 9,000। कैसे आया, 15 में से 6,000 हम लोग निकाल दिए। 2/3 सोल्ड, लॉस हो रहा 5,000। तो पहली बात है 15,000 हम लोग का कॉस्ट प्राइस है, इसका 2/3 अगर हम निकालें तो 2/3 जैसे निकालेंगे 3×5 10,000 आ रहा। ये 10,000 का माल हम बेच रहे तो हमको लॉस हो रहा 5,000। तो हम इसका मतलब 5,000 में बेच रहे बच्चों। और तो कुछ नहीं है, सैल्वेज वैल्यू है। तो ये जो 15,000 है इसको हम लोग परचेज से लेस कर देंगे। इसको परचेज से लेस कर देंगे, इसको क्लोजिंग स्टॉक से, इसको क्लोजिंग स्टॉक से लेस करेंगे। और ये दोनों काम करेंगे बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में। ये दोनों हम लेस करेंगे ट्रेडिंग में, क्योंकि आपको मालूम है ये दोनों जो हमारा हो रहा है ये आ रहा मेरा 31/3/16, यानी कि ट्रेडिंग के अंदर आ रहा। और ये जो सेल हो रहा है ये सेल हो रहा है 30/6/16, ये मेमोरेंडम से लेस होगा। ये भी सेल से लेस होगा, लेकिन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से लेस होगा। अब बच्चों इसका स्टॉक निकालें। आपको याद होगा कॉस्ट में निकालोगे, परचेज बोल के 15,000 लोगे और लेस करोगे सेल, और सेल हो रहा 2/3। ये हमारा आ जाएगा स्टॉक। अब ये सवाल हो जाएगी बच्चों,
अब फाइनल अकाउंट चलते हैं बच्चों। ड्राइंग ठीक है, इक्विपमेंट ठीक है, रिटर्न DR में है, तो ये सेल रिटर्न है, ये सेल रिटर्न है, तो सेल से लेस कर दो। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग में ठीक है, सब कुछ ठीक है। इंटरेस्ट PL के 2 में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिटर्न है परचेज, तो परचेज से लेस कर दो। बैटिव रिकवरी PL के 22 में ले लोगे। डिस्काउंट रिसीव ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट ठीक है। लोन को लाइबिलिटीज़ में ले लोगे। लोन का डेट है 1/4, मेरा ओपनिंग क्या है मार्च, तो लोन का डेट ओपनिंग है। तो पहले हम इंटरेस्ट और लोन का ही काम कर दें तो ज़्यादा क्लियर होगा। वर्किंग में जाऊंगा बच्चों, जाके लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हम लोग जो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चों, हम लोग का जो लोन का अमाउंट है वो है 30,000। 30,000 का 10% निकालेंगे तो 3,000। ये 3,000 में से हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, इंटरेस्ट पेड कर चुके हैं, और वो हम लोग को यहाँ 1500 दिखाई दे रहा। ये 1500 हम घटा देंगे, तो हम लोग का आया 1500 इंटरेस्ट ड्यू। और इसी को 2 जगह करेंगे, पहले इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे बच्चों, और फिर इसको संगे संग लोन में भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब इसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। ये जो एडजस्टमेंट है बच्चों, इसमें 2 प्राइस दिया हुआ है, एक है मार्केट और एक है कॉस्ट। तो हम लोग लेंगे कॉस्ट प्राइस, ट्रेडिंग के बाई और एसेट। डिप्रिसिएशन 10% बोल रहा ऑफिस इक्विपमेंट। इस ऑफिस इक्विपमेंट पे 10% डिप्रिसिएशन निकालोगे PL के 2 में। 10,000 का सामान जला है, ट्रेडिंग के बाई में ले लोगे, और इंश्योरेंस कंपनी 60% देगा, तो 6,000 एसेट में लोगे और 4,000 PL के 2 में। यानी कि बच्चों ये 10,000 है, ये 10,000 पहले ट्रेडिंग के बाई में लोगे, फिर 10,000 में 60% यानी कि 6,000 आपको दे रहा, 4,000 आपको नहीं दे रहा। ये 6,000 आप एसेट में लोगे और ये 4,000 आप PL के 2 में ले लोगे। बिल रिसीवेबल है 4,000, डिजॉनर नो एंट्री पास। सिंपल है, 4,000 का बिल डिजॉनर हो गया, बिल से लेस और डेटर में ऐड। ये 4,000 आप क्या करोगे बोलो तो, बिल से क्या करोगे, ये 4,000 बिल से आप लेस करोगे। बिल रिसीवेबल से लेस करोगे, डेटर में ऐड करोगे। तो बच्चों मैनेजर कमीशन कैसे निकालोगे, मान लो पहले जगह छोड़ देना PL का, पहले नेट प्रॉफिट निकालना। CD से क्या करोगे, BD। हम मान लिए कि 10,000 नेट प्रॉफिट आ रहा, ये हम एक फिगर मान लिए। CD से क्या किए BD, और इसी पे निकाल दिए मैनेजर का कमीशन 5% 500। इसको लाइबिलिटीज में दिखा देंगे मैनेजर कमीशन ड्यू बोल करके। अब बचा कितना 9,500, इसको कैपिटल बोल के बैलेंस शीट में ऐड करेंगे। ये वाला नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, ये वाला नहीं।